हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे बिहार करंट अफेयर के अंतर्गत अप्रैल महीने का करंट अफेयर। अब तक हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही प्यार बना रहेगा आप लोगों का। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अगर जो आप देख रहे हैं पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर संकलित किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने करंट अफेयर पर अप्रैल महीने का। तो अप्रैल महीने में जैसा आप सब जानते हैं मई महीने में चुनाव संचालित हुए थे। उसी क्रम में जो राज्य निर्वाचन आयोग है और भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा परंपरा ठाकुर को स्टेट आइकॉन डिक्लेयर किया गया था। तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आइए उन तथ्यों पर जान लेते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। परंपरा ठाकुर बिहार की स्टेट आइकॉन, ठीक है। परंपरा ठाकुर के बारे में आप लोग भली बात जानते होंगे। ये है परंपरा ठाकुर। जैसे मैथिली ठाकुर प्रसिद्ध है अपने संगीत के लिए, उसी प्रकार परंपरा ठाकुर प्रसिद्ध है, ठीक है। सचेत परंपरा के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। आगे हम बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के पूर्णिया से परंपरा ठाकुर को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? परंपरा ठाकुर को बनाया गया था। परंपरा ठाकुर का संबंध किस जिले से है? तो पूर्णिया जिले से परंपरा ठाकुर का संबंध है, ठीक है। बिहार के पूर्णिया जिले से परंपरा ठाकुर संबंधित है और इनको जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसके लिए बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये कंफ्यूजिंग हो सकता है इसलिए क्योंकि परंपरा ठाकुर और मैथिली ठाकुर, जब आप मैथिली ठाकुर को देखेंगे तो तुरंत टिक कर देंगे मैथिली ठाकुर को बनाया गया, लेकिन मैथिली ठाकुर को ना बना के परंपरा ठाकुर को बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करें, राज्यपाल ने 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किया है। कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नालंदा में किया गया था राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये जानते हैं। तो राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर ने 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की 2623वीं जयंती के अवसर पर नालंदा में, कहां पे? नालंदा में 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किया। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण हो जाता है कहां पे आयोजित किया गया था? तो नालंदा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। महावीर जो 24वें तीर्थंकर है भगवान महावीर, उनकी 2623वीं जयंती के अवसर पर, ठीक, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो राजेंद्र अरलेकर के द्वारा, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो बिहार के राज्यपाल हैं इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, पटना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। कल हम लोगों ने बात की थी जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में बात की थी और उस संदर्भ में अगर हमने बात की थी कि भागलपुर जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन यहां पर हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बुलेटिन के अनुसार देखते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके बुलेटिन के अनुसार 276 की खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि QI, ठीक, के साथ पटना देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर 287, ठीक, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ सबसे ऊपर है। मतलब सबसे जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो राजस्थान का श्रीगंगानगर। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? तो एयर क्वालिटी, ठीक, इंडिकेटर इसका 287 है। वहीं पर पटना का कितना है? तो 276 है, ठीक है। 276 है AQI और श्रीगंगानगर का 287। तो श्रीगंगानगर जो है वो पहले पर है, दूसरे नंबर पर कौन है? पटना है, ठीक है। खराब वायु गुणवत्ता वाले 18 शहरों में से पटना सहित 6 शहर बिहार के हैं। 18 शहर जो सबसे खराब गुणवत्ता वाले हैं, एयर क्वालिटी वाले हैं, उनमें जो 6 शहर है, 18 में से 6 शहर बिहार के अंदर ही स्थित हैं, ठीक है। अन्य शहर कौन कौन से हैं? हाजीपुर, इसका AQI कितना है? ठीक, तो AQI 250 है। छपरा, ठीक, 248 है। मुजफ्फरपुर, किशनगंज और बेतिया इसमें सम्मिलित है। तो ये किसका डाटा था? ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बुलेटिन है, इसके अनुसार यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। कल हमने जो बात की थी भागलपुर के बारे में, दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बताई थी, तो वो मार्च महीने में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अनुसार हमने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगर जो पूछेगा तो पटना भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, पहला सबसे प्रदूषित शहर श्रीगंगानगर। आगे बात करें, प्राकृतिक खेती से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य उन पर चर्चा करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा द्वारा बदलते जलवायु परिदृश्य में प्राकृतिक खेती और उसके लक्ष्य विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, और साथ ही साथ जो पूसा समस्तीपुर में अवस्थित है, इसके द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर आयोजित किया गया। किस थीम पर? बदलते जलवायु परिदृश्य में प्राकृतिक खेती और उसका लक्ष्य, ठीक, प्राकृतिक खेती का लक्ष्य क्या है और बदलते जलवायु परिदृश्य में कैसे प्राकृतिक खेती की जाए, इसके संदर्भ में
दो संस्थानों के द्वारा, कौन कौन से संस्थान, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, साथ ही साथ पूसा समस्तीपुर के द्वारा आयोजित किया गया। आगे बात करें, प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर गहन शोध के लिए जोर दिया गया। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आगे बात करें, अपना अगला पॉइंट क्या है, हमारा अगला पॉइंट, सिटी कॉलेज को NAAC द्वारा ए ग्रेड मिला है। जो सिटी कॉलेज है इसको NAAC के द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया। ठीक है, आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय PPU की एक घटक इकाई है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद, किसके द्वारा, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद के द्वारा 3.09 अंकों के संचयी ग्रेड पॉइंट, यानी कि जिसको आप CGPA कहते हैं, ठीक है, CGPA के साथ ग्रेड ए से सम्मानित किया गया है। इस कॉलेज को NAAC द्वारा लगातार दूसरी बार ग्रेड ए से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, जो सिटी कॉलेज है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से की एक घटक इकाई है सिटी कॉलेज, उसको NAAC के द्वारा ग्रेड ए से सम्मानित किया गया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें, अगली खबर क्या है अप्रैल महीने से, तो मृदा स्वास्थ्य योजना में बिहार बेहतर प्रदर्शन, बिहार का बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया गया मृदा स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन पर चर्चा करते हैं। तो बिहार की मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बिहार को यह पुरस्कार मिला है। मतलब 2023-24 के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया बिहार को। वर्ष 2023-24 के लिए मृदा स्वास्थ्य योजना के लिए जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसकी ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिहार के लिए 2 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के परीक्षण करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, बिहार के लिए क्या निर्धारित किया गया था कि बिहार 2 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित करे, ठीक है, उनका परीक्षण करे, साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करे, 2 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किया जाए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, कृषि सचिव के अनुसार सभी 38 जिलों में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया मृदा स्वास्थ्य योजना में बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बारे में। आगे देखें, भारत गौरव पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है भारत गौरव पुरस्कार। कल हम लोगों ने बिहार गौरव पुरस्कार के बारे में बात किया था, आज हम लोग भारत गौरव पुरस्कार के बारे में जानते हैं। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव, ठीक है, कौन, महावीर मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल, इनको भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार 5 जून 2024 को फ्रांस के राजधानी पेरिस में के सीनेट में दिया गया। ठीक है, दिया गया। ठीक है, आगे देखें, यह पुरस्कार उन्हें संस्कृति युवा संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, संस्थान का नाम याद रखना, संस्कृति युवा संस्थान है, इसके द्वारा भारत गौरव सम्मान दिया गया। किसके सचिव को, तो जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है पटना में, जो रेलवे स्टेशन के पास में महावीर मंदिर है, वहां के जो सचिव हैं उनको प्रदान किया गया। सचिव का नाम क्या है, किशोर कुणाल इनका नाम है। यह संगठन जो संस्कृति युवा संस्थान है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह संगठन वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने वाला एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसका गठन 28 वर्ष पहले किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने संस्कृति युवा संस्थान के बारे में जान लिया, साथ ही साथ भारत गौरव पुरस्कार किसको दिया जाएगा इसके बारे में चर्चा कर ली। आगे देखते हैं, अब महावीर मंदिर की बात आ रही है तो जान लेते हैं। पटना के महावीर मंदिर के नैवेद्यम लड्डू को उसके स्वाद और रसोई में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रसाद को 2021 में FSSAI भोग, ठीक है, यानी कि भगवान को आनंदमय स्वच्छ अर्पण का प्रमाण पत्र दिया गया था। ठीक है, तो FSSAI भोग का प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया था, FSSAI के द्वारा दिया गया था। किस मंदिर को, तो जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है उसको प्रदान किया गया था वहां के नैवेद्यम के लिए। ठीक है, आगे बात करें, बिहार में AI संचालित किसान सेवाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके साथ किया गया ये जान लेते हैं। तो हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब CDAC और बिहार राज्य कृषि, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थित है उसके बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किस लिए, बिहार में AI संचालित किसान सेवाओं के लिए। यह समझौता पूरे बिहार में किसान अनुकूल सेवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर केंद्रित है। इसमें मौसम पूर्वानुमान, फसल निगरानी और कीटनाशक छिड़काव जैसे कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT प्रौद्योगिकी के उपयोग शामिल है। तो याद रखना किसके किसके बीच में समझौता हुआ है, CDAC के बीच में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के बीच में। ठीक है, तो ये समझौता आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है।
भारतीय वॉलीबॉल टीम के कोच के बारे में जान लेते हैं। भारतीय वॉलीबॉल टीम जो है उसके कोच कौन बने हैं? तो बिहार पुलिस के उप निरीक्षक संजय सिंह को भारतीय वॉलीबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो बिहार के एसआई हैं, ठीक है, बिहार में एसआई हैं संजय सिंह, इनको बिहार जो मतलब भारत का राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम है उसके कोच नियुक्त किए गए हैं संजय सिंह को, ठीक है। तो नाम याद रखना। आगे देखें, पटना की 15 वर्षीय तनिष्का को मिस टीन अर्थ का खिताब जीता है। जो पटना की है, याद रखना कहाँ की है, ठीक है, तनिष्का 15 वर्ष की हैं, पटना की है ये, और इनको कौन सा खिताब दिया गया है? तो इनको मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब दिया गया है, ठीक है। तो मिस टीन इंडिया एग्जाम में आपसे पूछे, मिस टीन इंडिया का खिताब जीतने वाली तनिष्का का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो पटना जिले से है। पटना की रहने वाली 15 वर्षीय तनिष्का शर्मा को हाल ही में जयपुर में आयोजित मिस टीन दिवा 2024, ठीक, मिस टीन दिवा 2024 प्रतियोगिता में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब जीता इन्होंने, ठीक है। तो ये है तनिष्का शर्मा, कहाँ की रहने वाली है? ये पटना की रहने वाली है और जयपुर में आयोजित किया गया था क्या? मिस टीन दिवा 2024 प्रतियोगिता, उसी में इन्होंने खिताब जीता है मिस टीन अर्थ इंडिया का, ठीक है। आगे बात करें रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के बारे में। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के माध्यम से भारतीय नागरिकों को अपने यादगार रेल यात्रा के अनुभवों को साझा करते हैं। रेल मंत्रालय ने 3 सदस्यों वाली एक समिति सर्वोत्तम कहानियों का चयन करती है, ठीक है। इस वर्ष बिहार के अरुणेश ने, ठीक है, बिहार के अरुणेश ने 2019 में हावड़ा की यात्रा के दौरान एक गर्भवती महिला की मदद करने वाली अपनी कहानी को पूरे देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो यहाँ पे याद रखना, बिहार के रहने वाले एक अरुणेश हैं, उन्होंने अपनी हावड़ा यात्रा के दौरान एक गर्भवती महिला की मदद करने के दौरान जो उनके साथ वाकया हुआ उसको लिखा था, जिसको रेल मंत्रालय के 3 सदस्यीय समिति थी उसने चयन किया, और जो सर्वोच्च पुरस्कार यात्रा वृत्तांत पुरस्कार दिए गए थे योजना के तहत, उसमें इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है अप्रैल महीने के। आगे देखें, बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना के बारे में जान लेते हैं। बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के लाइफ साइंस विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिले में एशियाई जल पक्षी गणना की गई। कहां कहां की गई? जिले महत्वपूर्ण है, गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर, इन जिलों में एशियाई जल पक्षी गणना की गई थी। गणना में 200 प्रजातियों के 5538 जल पक्षियों की पहचान की गई, जिससे उनकी जनसंख्या में 10 से 15% तक की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो 10 से 15% तक की वृद्धि हुई है। वही हम बात करें, एशियाई जलीय पक्षी वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियाई वेटलैंड ब्यूरो द्वारा एशियाई क्षेत्र में जलीय पक्षियों की जनसंख्या पर नजर रखने के लिए आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, ठीक है। तो ये जो बिहार में एशियाई जलीय पक्षी गणना है ये हर वर्ष की जाती है ये, ठीक है। तो 10 से 15% तक की वृद्धि दर्ज की गई। किन 4 जिलों में की गई? तो भोजपुर, नवादा, औरंगाबाद और गया में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, ट्राई रिपोर्ट और बिहार, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है और बिहार से कैसे संबंधित है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, ठीक है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचला स्थान किसका है? जनसंख्या घनत्व और वहां पर जो संचार प्रणाली है उसके उपयोग के मामले में बिहार का सबसे निचला स्थान है, ठीक है। बिहार का दूर संचार घनत्व कितना है, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग फोन, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह का यूज करते हैं, उसको देखा जाए तो बिहार का दूर संचार घनत्व कितना है? 56.6% है, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर दायरे में लगभग 56.6% लोग ही ऐसे हैं जो दूर संचार का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे जनघन अगर दूर संचार घनत्व के मामले में देखा जाए तो बिहार पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर है, ये कहता है ट्राई की रिपोर्ट। अप्रैल महीने में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। आगे चर्चा करें, बिहार का सफल वनारोपण अभियान। बिहार का जो सफल वनारोपण अभियान है उसके बारे में जान लेते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके परीक्षा उपयोगी उन पर चर्चा कर लेते हैं। 2012 में ग्रीन मिशन के तहत वृक्षारोपण ने बिहार राज्य की हरित आवरण को 9% से बढ़ा के कितना कर दिया? 9% से बढ़ाकर 16% या उससे अधिक कर दिया है, जिससे जल्द ही 17% पहुंचने की योजना है। 17% तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। 36 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें से 25 करोड़ पेड़ अभी भी जीवित है। मतलब अभी तक देखा जाए
ठीक है। तो 2012 से लेकर अभी तक यानी कि 12 वर्षों में लगभग 36 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें से 25 करोड़ पेड़ अभी भी जीवित है। पहले कितना परसेंट था? 2012 में 9% था, जो बढ़ के वर्तमान में कितना हो गया है? 16% हो गया, और इसे बढ़ा के लगभग 17% करने का, वैसे तो जो वनावरण होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, लेकिन पहले 9% था, बढ़ के 16% हुआ है, और इसको आगे भविष्य में इसको आगे और बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, सिडबी ने जीविका बिहार और उमेद महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने महिला विश्व बैंक, ठीक, महिला विश्व बैंकिंग के सहयोग से जीविका बिहार, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और उमेद महाराष्ट्र SRLM के साथ क्लस्टर स्तर संघों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह, व्यक्तिगत महिलाओं तथा प्रयास योजना के विस्तार करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह योजना अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों और उनकी आजीविका उद्यम संवर्धन के लिए किफायती ऋण पर पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो किसके किसके बीच में हुआ है? सिडबी का जो समझौता हुआ है, जीविका बिहार, ठीक, जीविका बिहार और उमेद महाराष्ट्र, क्या उमेद महाराष्ट्र का जो उद्यमी संगठन है उसके साथ सिडबी ने समझौता किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की जीविका बिहार और उमेद महाराष्ट्र के बीच में सिडबी ने समझौता किया है। आगे देखें, राजगीर में पुरातात्विक खोजें हुई हैं। ठीक है, पूर्व मौर्य काल के शहरीकरण का रहस्योद्घाटन यहाँ पे किया गया। इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। तो राजगीर में खुदाई के दौरान मौर्य काल से पहले के भूकंप रोधी इमारतें और कंक्रीट की सड़कों के अवशेषों की खोज की गई है। ठीक है, ये संरचनाएं 350 एकड़ में फैली हुई है तथा उन्नत स्वच्छता प्रणाली और औद्योगिक गतिविधियों सहित सुनियोजित शहरीकरण का संकेत देती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में चल रहे उत्खनन में लगभग 250 वर्षों तक पुराने के अवशेष मिले हैं, जो विभिन्न, ठीक, लगभग 2500 वर्ष, ठीक है, यहाँ पे 2500 वर्ष लिखा हुआ है, तो लगभग 2500 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं जो विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ठीक है, तो जो शहरीकरण था, एक शहरीकरण का प्रमाण मिला है राजगीर से। आगे बात करें, इसके अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के प्रमाण और मौर्य, शुंग, कुषाण तथा प्रारंभिक गुप्त काल के 300 से अधिक कलाकृतियां भी यहां से प्राप्त हुई है। तो याद रखना, राजगीर में जो खुदाई हुई थी, खुदाई के दौरान पूर्व मौर्य काल के शहरीकरण का रहस्योद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया। जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है उसके द्वारा महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया है। इससे संबंधित जो तथ्य उनको जान लेते हैं। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य में क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए महिला क्रिकेट विकास समिति का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो अधिक लड़कियों को क्रिकेट से जोड़ना और खिलाड़ियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और नौकरियों के अवसर प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है, कथन कारण करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखें, अगली न्यूज क्या है? मीरा कुमारी के बारे में। भारतीय पैरा शूटिंग निशानेबाजी टीम की कोच बनाई गई है मीरा कुमारी, ये बिहार से संबंधित है। तो वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में कार्यरत मीरा कुमारी 2024 वर्ल्ड पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स में विश्व कप के लिए भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, तो मीरा कुमारी का संबंध बिहार से है। नाम याद रखिएगा कि इनको भारतीय पैरा शूटिंग टीम है उसकी कोच बनाई गई थी मीरा कुमारी को। अगला पॉइंट देखें तो विश्व आर्थिक मंच 2024 के युवा वैश्विक नेता के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक, क्या नाम है? शरद विवेक सागर को यंग ग्लोबल लीडर 2024 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, बिहार के ये संबंधित है शरद विवेक सागर। ठीक है, वह इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत से सबसे कम उम्र और बिहार के पहले व्यक्ति बने हैं। तो इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर 2024 के रूप में सागर इस वर्ष 6 से 8 मई तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय में युवा वैश्विक नेताओं के स्वागत समारोह में शामिल होंगे, वहीं पर शामिल हुए थे। वहीं अगर हम बात करें, सिवान जिले के जियरादेवी में जन्मे सागर केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरी, कौन सा संगठन था? डेक्सटेरी ग्लोबल में की स्थापना की थी। डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की थी जब वो 16 साल के थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि बिहार के किस जिले से संबंधित? सिवान जिले से संबंधित है। नाम क्या है? शरद विवेक सागर इनका नाम है। ठीक है, शरद विवेक सागर इनका नाम है। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिहार के पहले व्यक्ति है जिनको यंग ग्लोबल लीडर 2024 के लिए नामित किया गया है। आगे देखें,
एनटीपीसी ने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के चरण 1 को बंद कर दिया है। तो राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने 220 मेगावाट क्षमता वाले बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के चरण 1 को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। एनटीपीसी ने 15 दिसंबर 2018 को बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से बिहार के जिले बेगूसराय में स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के अधिग्रहण किया था। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जाए बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है, तो बेगूसराय में अवस्थित है। इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है एनटीपीसी के द्वारा। संयंत्र में स्टेज 1 और स्टेज 2 शामिल थे। ठीक है, तो इसमें स्टेज 1 में क्या था, 110 मेगावाट के 2 संयंत्र थे, और जबकि स्टेज 2 जो था इसमें 250 मेगावाट के 2 संयंत्र अवस्थित थे। इनको बंद कर दिया, स्टेज 1 को बंद कर दिया गया पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे देखें तो याद रखना बरौनी संयंत्र, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है, तो ये एनटीपीसी का थर्मल पावर संयंत्र था, ये बेगूसराय में अवस्थित था। आगे देखें एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी, आज फिर से जान लेते हैं। तो पटना में बन रहे एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में बच्चों के अंतरिक्ष से लेकर रोबोट तक की जानकारी दी जाएगी। स्कूली बच्चों को 11 विषयों में 259 प्रकार के उपयोग शामिल है। ठीक है, 269 प्रकार के प्रयोग शामिल है। यह एशिया का सबसे बड़ा विज्ञान शहर होगा। ठीक है, यह एशिया का सबसे बड़ा विज्ञान शहर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहां पे बनाई जा रही है, पटना में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखें अगली खबर क्या है अप्रैल माह से। शम्स आलम ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहार के मधुबनी के रहने वाले, कहां के हैं शम्स आलम, बिहार के मधुबनी जिले से इनका संबंध है, याद रखना परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिहार के मधुबनी के रहने वाले पैरा तैराक शम्स आलम ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संपन्न 23वीं सीनियर राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं और निम्न पदक प्राप्त किए हैं। 200 मीटर व्यक्तिगत मिश्रित तैराकी जिसको आप मेडले कहते हैं में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 200 मीटर में। 100 मीटर बटरफ्लाई S5 में रजत पदक जीता है, जबकि 50 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीते हैं। ये है बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले शम्स आलम। ठीक है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आगे बात करें, सतलुज जल विद्युत निगम और IIT पटना के साथ साझेदारी की गई। तो सतलुज जल विद्युत निगम जिसको आप SJVN शॉर्ट में कहते हैं, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने सुरंग परियोजना को उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल के उपयोग करने के लिए IIT पटना के साथ समझौता किया। तो किसके लिए, सुरंग परियोजना में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल के उपयोग करने के लिए IIT पटना के साथ किसने समझौता किया है, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें रोबोट साथी के बारे में जान लेते हैं। रोबोट साथी इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो जैसे आप पूछताछ केंद्र पर जाते हैं, पूछते हैं ठीक है कि ट्रेन कब आएगी, तो उन्हीं सारी चीजों की अब ये जानकारी ऑन टाइम देगा। ठीक है, तो साथी नामक रोबोट जल्द ही भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना जैसे शहरों के व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा। वे पूछताछ काउंटरों पर ट्रेन के समय और सीट की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये है साथी रोबोट। आगे बात करें राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2024, बिहार ने कुल 5 पदक जीते। जो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2024 आयोजित की गई थी उसमें बिहार ने 5 पदक जीते थे, और ये कहां पर आयोजित हुआ था, ये नोएडा में आयोजित किया गया था। कहां पे, नोएडा में आयोजित किया गया था। इसमें बिहार ने कुल 5 पदक जीते। तो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2024 कहां आयोजित हुई, नोएडा में आयोजित हुई। बिहार ने कितने पदक जीते, 5 पदक जीते थे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखें, बाल विवाह रोकने में बिहार अव्वल है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में हाल ही में किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि 2022-23 में नागरिक समाज संगठन द्वारा कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से 9,551 शादियां रोकी गई। इनमें से लगभग 60% मामले 15 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों से संबंधित थे, जो किशोरों में बाल विवाह की व्यापकता को दर्शाते हैं। चिंताजनक बात यह है कि रोके गए विवाहों में से 26% में से जो रोके गए विवाह है कुल, ठीक है, 9,551 है, उनमें 26% विवाह ऐसे हैं जो 10 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियां शामिल थी, तथा यहां तक 9 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह जो हो रहा था उनमें 0.6% विवाह ऐसे थे जो 9 वर्ष से कम की बच्चियों की विवाह किए जा रहे थे। रोके गए विवाहों के प्रतिशत सबसे अधिक कहां पे, 31% विवाह जो रोके गए वो बिहार में दर्ज किए गए। उसके बाद सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 11% और झारखंड में 10%। ठीक, 10% विवाह जो कुल विवाह रोके गए उनमें लगभग 31% विवाह बिहार में रोके गए। ठीक, दूसरे नंबर पे 11% बंगाल में और तीसरे नंबर पे झारखंड में रोके गए। तो ये बाल विवाह रोकने में अव्वल कौन रहा, बिहार रहा। लगभग 31% विवाह रोके गए बाल विवाह। आगे बात करें,
बिहार में वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह। ये हमारे आज के अप्रैल माह की करंट अफेयर का अंतिम बिंदु है, अंतिम पॉइंट है। इसके बारे में जानते हैं। तो वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आप शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, जीएसटी संग्रह में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 18.13% की वृद्धि देखी गई है। इसने केवल मार्च 2024 में राज्य जीएसटी से 1058 करोड़ रुपए एकत्र किए थे, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है। राज्य में 2023-24 में जीएसटी और अन्य करों के कुल 38,161 करोड़ रुपए के राजस्व एकत्रित किए, जबकि पिछड़े वित्त वर्ष में 2022-23 में कितना था? तो ये 34,541 करोड़ रुपए था। तो कितने % की वृद्धि देखी गई? 18.13% की वृद्धि इस बार जीएसटी कलेक्शन में बिहार में दर्ज की गई थी। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीएसटी कलेक्शन में कितने % की वृद्धि? 18.13% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? साथी नामक रोबोट किस क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे? जो साथी रोबोट है ये किस क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे? अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे, कहां पे तैनात किए जाएंगे? ये कमेंट करके आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2024 कहां आयोजित की गई थी? जो महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता थी उसका आयोजन कहां पे किया गया था? दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या फरीदाबाद? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम ने सुरंग परियोजना को उन्नत बनाने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर? लास्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? कौन सी संस्था है जो भारत गौरव पुरस्कार देती है? महावीर मंदिर ट्रस्ट, संस्कृति युवा संस्थान, फ्रांस सरकार या भारतीय सरकार? किसके द्वारा दिया जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में बिहार करंट अफेयर से संबंधित। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।